पिछली रात पुरानी रोड पर हुए मर्डर की खबर सुनकर सुहानी सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसको रात को आया हुआ सपना सच कैसे हो गया। तभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई सुहानी ने खुद को समझाते हुए कहा, अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। और जहां तक बात है सपने की, तो कल रात निशा ने मुझे विशिंग वेल के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आ गया होगा। वैसे भी निशा ने कहा ही था कि विशिंग वेल के पास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती रहती हैं। सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी निशा उसे अपने साथ लेकर हॉस्टल की उन लड़कियों के पास चली गई और उनसे सवार करते हुए बोली, आज वहां किसकी लाश मिली है? तो एक लड़की ने जवाब देते हुए कहा, ये लाश किसी जर्नलिस्ट की है। शायद वो रात को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुराने रोड पर गई थी। उस लड़की की ये बात सुनकर सुहानी को फिर से अपना सपना याद आ गया, क्योंकि उसके सपने में जिस औरत की मौत हुई थी वो भी दिखने में जर्नलिस्ट ही लग रही थी। लेकिन सुहानी ने अपने इन ख्यालों को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। तभी निशा उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तुम बहुत लकी हो जो कल रात जिंदा बच गई, वरना आज ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। निशा की बात पर सहमत होते हुए सुहानी ने कहा, हाँ, अगर उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज ये लाश मेरी ही होती। सुहानी की ये बात सुनकर निशा ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा लड़का? निशा को यूं हैरान होता देखकर सुहानी घबराकर एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो निशा को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। लेकिन सुहानी को खामोश देखकर निशा ने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है? कल रात जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया था क्या? वैसे दिखता कैसा था वो? हैंडसम था या नहीं? और एक मिनट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निशा को यूं खुद को चिढ़ाते देखकर सुहानी बात बदलते हुए बोली, अब कॉलेज चलें, टाइम हो गया है। सुहानी की ये बात सुन निशा ने उसे और परेशान नहीं किया और फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। हिमालय की वादियों के बीच बना सेंट थॉमस कॉलेज इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था, जहां एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी काफ़ी इंटेलिजेंट, तभी उन दोनों को यहाँ एडमिशन मिला था। सुहानी ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वो आगे चलकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। कुछ ही देर में सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस में खड़ी थीं। तभी कोई पीछे से आकर निशा के कान में बोला, हाय ब्यूटीफुल। ये आवाज़ सुनते ही निशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसे देखते ही निशा ने कहा, विवेक, कहाँ थे तुम? पता भी है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सामने से विवेक ने जवाब देते हुए कहा, अरे, आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप्स चल रही थीं। बस उसी सब में मुझे लेट हो गया। विवेक के आते ही निशा तो जैसे सुहानी को भूल ही गई और विवेक से यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। वहीं पास में खड़ी सुहानी खामोशी से उन दोनों की बातें सुनने लगी। तभी अचानक से सुहानी को एक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ कहना क्या चाह रही है। सुहानी ध्यान लगाकर समझने की कोशिश कर रही थी और देखते ही देखते वो उस आवाज़ की ओर खींची चली गई। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजाने में ही उस आवाज़ के पीछे खींची चली जा रही है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए सुहानी निशा और विवेक से काफ़ी दूर चली गई और कुछ ही देर में वो कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। इस जगह पर कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी जिस जगह पर जाकर रुकी थी, वहां उसके ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत से लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज इस पेड़ से ही आ रही थी। ये सोचकर सुहानी उस पेड़ के और करीब जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी के कदम अचानक से रुक गए। किसी के हाथ पकड़ने के एहसास से सुहानी को जैसे होश आया और वो खुद को इस अनजान जगह पर देखकर हैरान रह गई। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक बेहोश थी और उसे अभी-अभी होश आया हो। सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में निशा की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अचानक से निशा की आवाज सुनकर सुहानी घबरा गई और बिना कोई जवाब दिए पीछे मुड़कर उसे गौर से देखने लगी। सुहानी को इस वक्त खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ पहुंची कैसे। वो ये सोच ही रही थी कि तभी निशा ने उसे वार्न करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। निशा के मुंह से ये हॉन्टेड वाली बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान हो गई। तभी निशा ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, कुछ महीनों पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थीं, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और अब इस तरफ सभी स्टूडेंट्स का आना मना है। निशा के इतना कुछ कहने पर भी सुहानी ने शौक की वजह से कोई जवाब नहीं दिया और वो समझने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था और उसे किसकी आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर से सुहानी को परेशान होते देखकर निशा ने टॉपिक बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो, मीट विवेक, माय बॉयफ्रेंड। निशा के ये कहने पर सुहानी ने विवेक को देखा तो विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सुहानी। विवेक के हेलो बोलते ही सुहानी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और इसके बाद निशा सुहानी को लेकर वहां से कॉलेज के मेन ग्राउंड की तरफ चली गई। सुहानी के उस पेड़ के सामने से जाते ही वहां ठंडी हवाएं चलने लगीं और तेज हवा की वजह से बरगद के पेड़ की पत्तियां भी तेज तेज हिलने लगीं। दूसरी तरफ कॉलेज में आज हर जगह कल रात हुए मर्डर की बात हो रही थी। तभी निशा और सुहानी के पास में खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोली, मैंने सुना है वो जर्नलिस्ट कुछ टाइम पहले कॉलेज भी आई थी। इस पर दूसरी लड़की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, और वो उस विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी ने निशा की तरफ देखते हुए पूछा, निशा क्या तुमको पता है उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? निशा उसके सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि तभी विवेक बीच में ही जवाब देते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उसे विशिंग वेल कहते हैं। तभी निशा ने विवेक की बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ, इस विशिंग वेल से सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा हो। पता है, लोग कहते हैं कि वहां सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विश पूरी करती है। कुछ सोचते हुए निशा ने आगे कहा, पता नहीं वहां विश पूरी होती है या नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को विशिंग वेल की ये पूरी कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन अब निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहने लगी तो सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकी। उस कार के वहां आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा गई। वहीं निशा और विवेक भी सुहानी के साथ अपनी ही जगह पर रुक गए। अब वहां हर किसी की नजर उस कार पर ही थी। तभी उस कार के अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर निकली। उस औरत की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के तो दूर, लड़कियां भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वो औरत कार से उतरकर सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगी। तभी वो चलते हुए एकदम सुहानी के पास से गुजरी और उसे एक नजर घूर कर देखते हुए आगे बढ़ गई। उस औरत का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वहां खड़ा कोई इंसान जोर से सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहीं उस औरत को देखकर सुहानी को भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी वहां पास में खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोली, आ गई फिर से मैडम? तो दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आए भी क्यों ना, कल ही तो पुराने रोड पर एक मर्डर हुआ है। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी ने फिर से सवालिया नजरों से निशा की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी विवेक सुहानी के डाउट को खत्म करने के लिए उसे अभी अभी कॉलेज आई उस औरत के बारे में बताते हुए बोला, ये हमारे कॉलेज की एक ट्रस्टी हैं, मिस पद्मिनी सिंघानिया। ये बहुत अजीब हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पद्मिनी मैम शहर में सिर्फ तभी दिखाई देती हैं जब विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता है। इससे पहले कि विवेक की बात सुनकर सुहानी फिर से कोई सवाल करती, निशा उसे और विवेक को हाथ पकड़कर क्लास के अंदर लेकर चली गई। शाम के वक्त सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थीं और निशा सुहानी के साथ पैदल ही हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उनके सामने एक कार आकर रुकी। अचानक से किसी का कार से उनका रास्ता रोकना उन्हें बहुत अजीब लगा और ये देखकर निशा और सुहानी काफी हैरान हो गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो कार पद्मिनी सिंघानिया की थी। तभी अचानक से पद्मिनी सिंघानिया कार से बाहर निकली और सुहानी के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई।
पद्मिनी के करीब आने पर सुहानी को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी जो उसे सुबह महसूस हुई थी। तभी सुहानी के करीब आकर पद्मिनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पद्मिनी ये सब बोल रही थी और सुहानी हैरानी से उसकी आंखों में देखे जा रही थी। पद्मिनी की काली गहरी आंखों को देखकर सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वहीं सुहानी के बगल में खड़ी निशा भी खामोशी से उसे देखती रही, लेकिन पद्मिनी ने निशा की तरफ एक नजर भी देखा नहीं और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। पद्मिनी के वहां से जाते ही निशा ने हैरान होते हुए कहा, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई? उस जाती हुई कार को देखकर सुहानी भी कंफ्यूज होते हुए बोली, वही तो मैं भी सोच रही हूं कि ये क्या बकवास कर रही थी। रात के 3 बजे शहर में चारों तरफ खामोशी थी और अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चलते हुए जा रहा था। उस लड़के ने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से साफ दिखाई दे रही थीं। वो इसी तरह आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्यों बचाया उसे? वो आवाज सुनकर उस लड़के की आंखें और भी गहरी हो गईं और वो पीछे मुड़कर सामने खड़े साये को गौर से देखने लगा। उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात सुहानी को मारने की कोशिश की थी, और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को उस साये से बचाया था। तभी वो लड़का गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। तो वो साया आगे बढ़कर उस लड़के के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। ये सुनकर उस लड़के ने गुस्से में उस साये को घूर कर देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। लड़की के जाने के बाद उस साये ने अपनी फुसफुसाने वाली आवाज में कहा, कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए कल तुम मेरे खिलाफ चले गए? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ गई है और अब तुम उसे बचा नहीं पाओगे। दूसरी तरफ निशा और सुहानी अपने रूम में आराम से सो रही थीं। रूम में एक डिम लाइट जली होने की वजह से कमरे में हल्की रोशनी थी। तभी अचानक से सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो, प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे यहां से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज किसी से मदद मांग रही हो। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल गई और वो फौरन अपने बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा जहां निशा गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर सुहानी खुद से ही बोली, वो आवाज, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी? कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद सुहानी ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और साइड टेबल से एक बोतल उठाकर पानी पीने लगी। इस वक्त रूम के अंदर एकदम खामोशी थी। तभी अचानक से रूम की खिड़की अपने आप खुल गई और उसकी आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की की तरफ देखने लगी। तेज हवा की वजह से खिड़की आगे पीछे होने लगी तो सुहानी ने उठकर खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बंद होते ही सुहानी के कान में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सुहानी। ये आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से खुली आंखों से ही गहरी नींद में सो गई हो। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आई और सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़कर उस ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो आवाज सुहानी के दिलो दिमाग में गूंज रही थी, जिस तक पहुंचना उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी रूम से बाहर आ गई और उसने बेहोशी में ही हॉस्टल का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी होश में आ गई। वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां तक पहुंची कैसे। सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी सुहानी को अपने पीछे से सख्त आवाज सुनाई दी, इतनी रात को तुम कहां जा रही हो? आखिर क्या हो रहा था सुहानी के साथ और किसकी थी वो आवाज? कौन है वो लड़का जिसने बचाई थी सुहानी की जान और क्या है उसका इस विशिंग वेल के साये से रिश्ता? जानने के लिए कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।